नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर एस प्रसाद आज आपके बीच फाइनेंस से संबंधित एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक्स पर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक्स तो बहुत विस्तृत है, मैंने इसको कंसाइज किया है और आपके और हमारे ज़िंदगी में इसका क्या महत्व है इस पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक्स मैंने लिया है फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, 10 पॉइंट्स ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। अवेयरनेस से आप परिचित हैं, वाकिफ़ हैं। अवेयरनेस हमारे ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आवश्यक है। ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में हमारा अवेयर नहीं होना हमको बहुत बड़ा नुकसान में पहुंचा सकता है, और अगर हम अवेयर रहे तो नुकसान से हम बच सकते हैं। तो अवेयरनेस चूँकि बड़ा टॉपिक्स है, इस पर कभी चर्चा करेंगे। मैं इसको कंसाइज करके फाइनेंशियल अवेयरनेस पर बात करूं। फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्या तात्पर्य है? फाइनेंस पैसे का आदान प्रदान, देना और लेना, प्राप्त करना और खर्च करना, दीज आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इंसान के ज़िंदगी में शुरू से अंत तक ये चलता ही रहता है। इसके बिना इंसान की ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती है। तो इस ट्रांजैक्शन में, पैसा को लेने और देने, प्राप्त करने और खर्च करने में हम कितने अवेयर हैं मायने रखता है। हमारा अवेयरनेस, अवेयर होना और अवेयर नहीं होना में बहुत बड़ा फ़र्क हो जाएगा। आप गौर करेंगे, आप अपने समाज में, अपने सोसाइटी में कहीं देखेंगे, जो व्यक्ति फाइनेंशियली अवेयर है उसकी स्थिति, और जो बिल्कुल ही इसके प्रति नेग्लेक्ट एटीट्यूड रखता है उसकी स्थिति में आप अंतर समझ सकते हैं। मैं इस पर चर्चा के लिए कुछ पॉइंट्स निर्धारित किया हूँ, उस पर मैं बिंदुवार चर्चा करूँगा। फर्स्ट है, इंसान जब अपने एजुकेशन समाप्त करता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र, ये उम्र जो होती है कैरियर में एंट्री करने की उम्र होती है, और यहाँ से उसकी जर्नी पैसे के अर्निंग से शुरू हो जाती है। जब अर्निंग होगी तभी एक्सपेंडिचर भी होगा, आय होगी तो खर्च होगा। तो इस स्टेज में व्यक्ति करियर में घुसने का, पढ़ाई लिखाई समाप्त करने के बाद या तो वो जॉब में जाता है या बिजनेस व्यवसाय में जाता है। जॉब में प्राइवेट हो, सरकारी हो, जो भी हो, वो जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट क्षेत्र में हो, बिजनेस व्यवसाय में हो। पॉइंट्स मैंने लिया है, अर्निंग एंड इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। जब आप जॉब करते हैं, बिजनेस व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आपकी आय शुरू हो जाती है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं, और कुछ दिनों तक, 2-4 वर्षों तक ये सब करने के बाद इनकम आ रहा है, खर्च भी हो रहे हैं। परंतु इसमें आप देखेंगे कि इनकम की एक सीमा होती है, एक्सपेंडिचर की कोई सीमा नहीं। खर्च पता नहीं कितने होते चले जाएंगे, आने वाले समय में और खर्च बढ़ेंगे। इस पर आपका क्या नज़रिया है? इसके लिए मैंने बोला है अर्निंग एंड इट्स इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? जब तक आपका नज़रिया इस पर आप अवेयर नहीं है, आप अपनी इनकम को बढ़ा नहीं सकते हैं। जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, सरकारी जॉब में है, आपका परफॉर्मेंस बहुत मायने रखेगा। आपको क्या मिलता है उसके प्रति डिपार्टमेंट को आप क्या दे रहे हैं, व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग। एक लाइन है, ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल। आपको डिपार्टमेंट से जो भी मिलता है उससे कितना ज़्यादा उसको देते हैं।
ये बहुत मायने रखता है। ए टाइम विल कम कि आप रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस जो है इम्प्रेस्ड करेगा, यू विल बी रिवार्डेड। और निश्चित रूप से रिवार्ड सिर्फ वोकल नहीं होता है, फाइनेंशियल रिवार्ड भी होता है। यू विल बी प्रमोटेड एंड अकॉर्डिंगली योर इनकम, योर सैलरी विल बी इंक्रीज्ड। तो मैंने कहा इंक्रीज योर वॉल्यूम ऑफ इनकम। सेम टाइप से आप बिजनेस में हैं, बिजनेस आपने शुरू किया है, आप जो माल ग्राहक को बेचते हैं, ग्राहक उसके बदले में आपको जो पैसा देता है, उस पैसे में नकली सामान भी बिकता है और असली सामान भी बिकता है। परंतु रिकॉग्निशन उस दुकानदार की होती है जो असली सामान वाजिब दाम में देता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, उसको सर्विसेज देता है। कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में वैसे दुकानदार का बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि एक क्रेडेंशियल बढ़ जाएगी मार्केट में, उस जगह की सोसाइटी में क्रेडेंशियल बढ़ जाएगी, लोग उस पर रिलाय करने लगेंगे। इस टाइप का वॉल्यूम बढ़ जाएगा बिजनेस से। अब बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नेचुरली उसका इनकम भी बढ़ जाएगा। तो मैंने बताया फर्स्ट ही टॉपिक्स में कि अर्निंग एंड इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, तो ये बहुत ही मायने रखता है आपके पॉइंट्स ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस में। अगर आप इसके प्रति अवेयर हैं तो ये आप कर सकते हैं, अदरवाइज ज़िंदगी चल रही है। और अधिकांश लोगों की स्थिति यही है, ज़िंदगी चल रही है, चाहे जॉब में है या बिजनेस में है। मैं वैसे लोगों के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है, तरक्की पसंद लोगों के लिए बनाया है। हम समझते हैं कि आज का युवा तरक्की पसंद है और मोस्टली लोग तरक्की पसंद है, और इस अवेयरनेस के प्रोग्राम को सुनने के बाद निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारी तरक्की हो और इसमें क्या बताया गया, हम क्या कर सकते हैं। नंबर 2, इनकम तो वहाँ हो रही है, और नंबर 2 है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, जिसको अर्निंग कहते हैं आप। अनेक प्रकार के इनकम होते हैं, और इनकम की जो डिफिनीशन दी गई है उसमें है एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम। 3 प्रकार के इनकम को बताया गया है। एक्टिव इनकम क्या है? जिसमें इंसान समय देता है, जिस कार्य के लिए, बिजनेस हो, नौकरी हो, उसको परफॉर्म करने के लिए समय देता है, 10 से 5, 8 से 5 जो भी समय देता है, और उसके लिए शारीरिक और मानसिक श्रम भी करता है, उपस्थित भी रहता है। तो ऐसे इनका, और इस वर्क से जो इनकम प्राप्त होता है उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। ये फुल इन्वॉल्वमेंट है, उसका समय दे रहा है, वहाँ उपस्थित है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम करता है, तब उसको पैसे प्राप्त होता है, और इस टाइप से मिले हुए इनकम को एक्टिव इनकम कहते हैं। और अधिकांश लोग इस एक्टिव इनकम के लाइन में ही हैं। दूसरा इनकम जो है पैसिव इनकम, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और पैसिव इनकम उसको कहते हैं जिसके लिए आपको कोई श्रम की जरूरत नहीं, कोई समय देने की जरूरत नहीं है। आप ना मानसिक श्रम कर रहे हैं, ना शारीरिक श्रम कर रहे हैं, ना उसके लिए समय दे रहे हैं, परंतु इनकम आपको आ रहा है, आपका चाहे जहाँ वहाँ है या नहीं है, इनकम आ रहा है। जैसे रेंटल इनकम, आइदर इट इज़ रेसिडेंशियल और कमर्शियल, इस टाइप की इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम की श्रेणी में हम पेंशन को भी लेंगे, क्योंकि पेंशन के लिए आज हम कोई श्रम नहीं कर रहे हैं, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना हम समय कुछ दे रहे हैं। आज के डेट में हमको डिविडेंड मिल रहा है हमारे निवेश से, उसके लिए भी आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमने कभी बुक लिख दिया था, उससे रॉयल्टी मिल रही है। नेटवर्किंग बिजनेस, हमको बिजनेस आ रहे हैं, दीज आर पैसिव इनकम। तो ये भी स्रोत इनकम के हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा, और कोशिश करना चाहिए पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। इसमें मैं आगे चर्चा करूँगा पैसिव इनकम कैसे जनरेट होता है, कैसे करना चाहिए। तीसरा है पोर्टफोलियो इनकम।
पोर्टफोलियो इनकम उस इनकम को कहते हैं कि आपके निवेश किए गए राशि से, जैसे आपने एफडी, बैंक एफडी कर दिया, बॉन्ड खरीद लिया, शेयर खरीद लिया और वहाँ से इनकम आ रहे हैं, दीज आर पोर्टफोलियो इनकम। तो अपने ज़िंदगी में इनकम फ्रॉम डिफरेंट पाइप्स, अनेक सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम के जो पाइप्स है उनसे आ रहे हैं, पैसा इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो कि आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल बनाएगा, अब प्रयास करनी चाहिए। तीसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप इनकम जनरेट कर रहे हैं आइदर फ्रॉम योर सर्विस, आइदर फ्रॉम योर बिजनेस, बाय एनी मीन्स। जब इनकम है तो सेविंग भी होना चाहिए। बिना सेविंग का इनकम का कोई मोल नहीं। आपने इनकम किया और पूरा एक्सपेंड कर दिया तो फिर बचा क्या? आपने क्या किया? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है सेविंग। अब सेविंग के ऊपर में दुनिया में दो विचारधाराएं काम करती है। पहली विचारधारा है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट सिद्धांत है, फर्स्ट थॉट ऑफ स्कूल कहता है कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और दूसरा थ्योरी जो इसका कहता है, स्कूल ऑफ थ्योरी ये कहता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। अब ज़रा गौर करेंगे। दूसरा सिद्धांत कहता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। आपका जो इनकम हुआ उसमें से खर्च कर दिया, चाहे जितना भी बचा तो सेविंग किया। पहला है इनकम जो हुआ उसका सर्टेन % आपने सेविंग कर दिया और जो बचा उसको एक्सपेंडिचर किया। तो मैं दूसरे सिद्धांत की बात करूं कि इनकम आया और आपने एक्सपेंडिचर की बातें करी, एक्सपेंडिचर शुरू कर दिया। तो एक्सपेंडिचर, खर्च अनंत है। वांस इंसान की कम न हुई है, न होगी, न है। इस पर जो कंट्रोल कर लिया वही विजयी होगा, वही सेविंग करेगा। जो सेविंग करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी होगा। सेविंग थोड़े थोड़े होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो है इन्वेस्टमेंट, उसी सेविंग का एक पोर्शन लंबे समय के लिए डाल दिया जाता है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो जो पहला सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है कि आप जो भी इनकम करते हैं डिसाइड कीजिए आपकी ज़िंदगी में आपके आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी नहीं हो, उतना एक्सपेंडिचर तो होना ही चाहिए। तो पहले आप निश्चित कर लें हम 10%, 20%, 30% जिसकी जैसी है वो हम सेविंग का निकाल दिया, देयर आफ्टर एक्सपेंडिचर, तो निश्चित उसका सेविंग होगा और दैट विल क्रिएट ह्यूज अमाउंट इन लॉन्ग टर्म। दूसरा सिद्धांत है इनकम माइनस इनकम के बाद आपने खर्ची शुरू कर दिया तो पता चलेगा कि कुछ बचा ही नहीं, तो सेविंग क्या करेंगे, या इतना कम बचा कि सेविंग लायक हुआ ही नहीं। तो ये इरेगुलर सिद्धांत है, इससे आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, सेविंग नहीं कर पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ जो फंड है, जो बड़ी धनराशि इकट्ठी करनी है वो नहीं कर पाएंगे। का फिर आप अपनी ज़िंदगी की लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं बताऊं, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है और आप निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखें, अदरवाइज आप इसका फुल लाभ नहीं उठा पाएंगे। वीडियो निश्चित रूप से बड़ा होने वाला है इसको। चौथा जो है सिद्धांत है कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। आ गया है यहाँ पर सेविंग के बाद, सेविंग करने के बाद और सेविंग को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। अगर आपका एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल नहीं है दैट विल इफेक्ट योर सेविंग।
आप डिसाइड करें आवश्यक चीज़ों की क्या आवश्यकता है आपको, अनावश्यक चीज़ों पर कौन कौन सी अनावश्यक चीज़ें जिस पर आप एक्सपेंडिचर कर देते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, न आज है न कल होगी, या जिसकी बहुतायत होने से आप क्या करेंगे, कल फेंक देंगे। आवश्यक चीज़ों की सूची बनाएं, अनावश्यक सूची बनाएं, आप स्वतः पाएंगे ये सारी चीज़ें तो पैसे का मिसयूज था, रखते 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 2-4-6 महीना साल भर 2 साल में हम फेंक देंगे उसको, पैसा तो हमारा गया, उसको हम सेविंग में डालते, दैट विल हेल्प इन फ्यूचर टू मी एंड टू माई फैमिली। तो इस चीज़ को आप डिवाइड करें, दैट विल बी ए कंट्रोल ओवर योर एक्सपेंडिचर। आवश्यक खर्च, अनावश्यक खर्च लिस्टिंग करें, एक खुशहाल ज़िंदगी की नींव है, खुशहाल ज़िंदगी की नींव है कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज़ द मैनेजमेंट ओवर योर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट जो है, नो द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग, नो द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग एंड नो अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझें, कंपाउंडिंग की ताकत को समझें। सेविंग में रखा हुआ पैसा कंपाउंडिंग नहीं होता है, न वो बहुत बड़ी राशि बना पाता है। सेविंग सिर्फ सेविंग के लिए है, जब बल्क अमाउंट हो उसको निकाल कर एक लंबी अवधि के प्लानों में उसका पैसा डाल दें। मसलन म्यूचुअल फंड, आज के डेट में अगर बैंक डिपॉजिट की बात करें तो एफडी थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लिक्विड मनी के रूप में सेविंग में पैसा कुछ रखना चाहिए, लिक्विड मनी के रूप जब चाहे निकाल लें। एफडी पर रेट आज के डेट में अत्यंत ही कम 5 से 6% के रूप में हो गए हैं, और लंबी अवधि के निवेश बैंक में नहीं होते हैं। आज जब तक आप निवेश में लंबी अवधि नहीं देंगे, बड़ी अमाउंट नहीं बनेगी, करोड़ों में अमाउंट नहीं बनेगी। इन्वेस्टमेंट का एक सिद्धांत बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट के वॉल्यूम को बड़ा बनाती है। नंबर 1, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप क्या लगाते हैं, कितना पैसा लगाते हैं। नंबर 2, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को कितना समय देते हैं। नंबर 3, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या रिटर्न मिल रहा है। तो इन 3 चीज़ों में मैं बताऊँ, इन्वेस्टमेंट के जो 3 बहुत बड़े पिलर हैं जिस पर इन्वेस्टमेंट टिका हुआ है, और इंसान करोड़ों रुपया, मैं उन बड़े लोगों की बातें नहीं करता हूँ जो बहुत बड़े फैक्ट्री चलाते हैं, बहुत बड़े डेवलपर्स हैं, या बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, या बहुत बड़ी व्यवसाय करते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत लिमिटेड हिंदुस्तान में, मैं कहूँ तो 10% भी शायद नहीं है, अगर है भी तो ये मैं इस 80% लोगों के बीच की बात करता हूँ जिनको मेरी ये सलाह, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास ज़िंदगी के एक बहुत अहम मोड़ साबित होगी। तो वैसे लोगों के लिए ये फाइनेंशियल अवेयरनेस की मैं बातें कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपने निवेश को समय कितना दिया। और पैसा चाहे जितना लगा दें, रिटर्न का रेट जो भी है, अगर आपने समय नहीं दिया तो बड़ी राशि 5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ नहीं बन पाएगी, जो कि आपके भविष्य का, आपके जीवन के भविष्य को निर्धारित करेगी कि आज किस स्टेज में है, आने वाली पीढ़ियां, और आपका जीवन किस स्टेज में होगा। निश्चित रूप से 5-10 करोड़ अगर आपके हो जाए तो आदमी का जो लेवल बदल जाता है, जीवन का लेवल, क्योंकि उस पैसे से ज़िंदगी भर इतने पैसे मिलेंगे, रेगुलर इनकम जो पैसिव इनकम कहते हैं, इतने ज़्यादा बनेंगे कि निश्चित रूप से उसका लेवल बदल जाएगा, उसकी पीढ़ियाँ बदल जाएगी। तो मैं उस पर चर्चा कर रहा था इन्वेस्टमेंट की बातों पर, कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, नो द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए इन्वेस्टमेंट पर आप जरूर फोकस करें। पैसे सैलरी से आ रहे हैं, पैसे इनकम से आ रहे हैं, सेविंग में जाएंगे, पहले तो सेविंग में जाते हैं, एंड यू हैव टू डिसाइड कि हमको इसको कहाँ ले जाना है।
हर महीना एक अच्छी राशि को आप उसमें ले जा रहे हैं। मैं इस पर एक एग्जाम्पल बताऊं कि प्रति वर्ष मात्र 5,000 के सेविंग से आप अगर उसको, आप 25 के एज में है, 30 के एज में, 60-65 की उम्र में, मतलब 35 साल की उम्र में अगर 15% का ही रेट को माने तो रिटर्न आपके 5,70,00,000 रुपये बनते हैं। कितना? 5,70,74,000। इस आपाधापी की जिंदगी में एक काम आपने कर दिया, जिससे संभव हो सके 2 कर दे। मैं और भी आगे स्टेप बता रहा हूँ। मैं तो अभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की पावर को मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा करके आप भूल गए और कंटिन्यू कर रहे हैं, डोंट स्टॉप, डोंट क्लोज, कंटिन्यू इट विल हेल्प यू। तो ऐसे म्यूचुअल फंड के एक एक सीप में भी 5 करोड़ 10 करोड़ रुपये आपको मिल जाएंगे। एक ही शर्त है, समय आपको देना पड़ेगा। वो वैसे ही है कि बैगन और मिर्ची का पौधा नहीं है कि साल भर में उसकी ज़िंदगी ख़त्म, फल भी दे दिया, पौधे भी खत्म हो गए। ये आम का पेड़ होता है, लंबा समय लेता है। लेकिन निवेश आम का पेड़ है, लंबा समय देता है। परंतु जब उसके फल आते हैं तो सिर्फ लगाने वाले नहीं, उसके डिपेंडेंट्स, आने वाली पीढ़ियां भी उसे लगानी होती है। ठीक वैसे ही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अवेयरनेस का, फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो हमने लिया है, नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर योर लाइफ एंड हेल्थ। इंश्योर योर लाइफ एंड हेल्थ। जिंदगी के दरमियान परिवार में कब किसका क्या हो, इसलिए इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके ब्रेड अर्नर की, जो परिवार को चलाता है, जिसके बिना परिवार की गाड़ी नहीं चल सकती है, ब्रेड अर्निंग चूल्हे नहीं जल सकते हैं। इंश्योरेंस लाइफ होने, चाहे टर्म इंश्योरेंस ही लें, यस टर्म इंश्योरेंस लें, कम पैसे लगते हैं, बड़ी राशि इंश्योरेंस की मिलती है, टर्म इंश्योरेंस लें। और एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। वह इसलिए कि आज के ज़माने में बीमारियों का खर्च इतना ज़्यादा है, हॉस्पिटल का खर्च इतना ज़्यादा है कि एक बार हॉस्पिटलाइज होने में सामान्य ज़िंदगी के लोगों की कई सालों का संचित बचत समाप्त हो जाता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में एक ये भी है, क्या? इंश्योर योर लाइफ एंड हेल्थ। नेक्स्ट है 8वां, मैंने बताया है बजट योर डेली, मंथली एंड एनुअल एक्सपेंसेज। आप जब मंथली एक्सपेंस को बजटिंग कर देंगे, हर परिवार की अपनी आवश्यकताएं होती है, महीने में क्या खर्च होते हैं, ग्रोसरी के खर्च, बच्चों के एजुकेशन पर खर्च, मेडिसिन पर खर्च, व्हीकल पर खर्च और भी आवश्यक खर्च। तो ये बजटिंग होनी चाहिए सो दैट कि आपको पता हो कि महीने में हमारा क्या खर्च हो रहा है, दैट विल बी रिक्वायर्ड खर्च। तो एक्सपेंस में बजट की भी ज़रूरत है। अगर आपने एक बार बजट बना लिया तो अप्रोक्स आपको पता है हमारे घर का खर्च इतने से चलता है। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अदरवाइज़ कुछ भी खर्च कर रहे हैं, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी बजट गड़बड़ा गया, तो कभी कहीं से लोन लेना पड़ गया, कहीं से कुछ करना पड़ गया, तो दोज आर नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर योर लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस। परिवार में लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस भी होते हैं। बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी, अगर किसी को मकान नहीं है, मकान, बाइक, व्हीकल, these are long term expenses or big expenses. So you have to plan for these expenses, क्योंकि शादियों में लंबे खर्च होते हैं, 5 लाख 10 लाख या इससे भी ज़्यादा। तो एक बाइक
उस वक्त पर 10 लाख 12 लाख रुपया खर्च करना, 15 लाख रुपया, आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे? तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, यू प्लान फॉर दिस पर्पस, फोकस्ड फॉर दिस पर्पस, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उस समय आपको आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद पैसे आपके सामने हाजिर रहेंगे और इजीली हैप्पीली आप उसको खर्च को कर पाएंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा है, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, प्रोविज़न फॉर लिक्विड मनी फॉर इमरजेंसी पर्पसेज। परिवार में कब किसकी इमरजेंसी की आवश्यकता आ जाए नहीं मालूम है, तो इमरजेंसी फंड की व्यवस्था भी ज़रूरी है और इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड मनी होना चाहिए। कुछ ऐसे जगहों पर पैसे रखे जाने चाहिए कि जब चाहे पैसे निकाल लें और कुछ रिटर्न भी मिलते रहें। तो इन सारे पॉइंट्स को जो आपके लाइफ को, आपके फैमिली के लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए, आपके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, सो दैट कि आप फ्यूचर में एक अच्छी राशि भी कर सके, परिवार बहुत अच्छे से चल सके, और ये पॉइंट जो है आपकी ज़िंदगी में लाखों लाख का बचत करा सकते हैं। इसलिए ये फाइनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट्स को बड़ी बारीकी से गौर करने की चीज़ें हैं। और 10वां और अंतिम पॉइंट है, हैव एक्स्ट्रा प्रिकॉशन व्हाइल यू आर टेकिंग लोन। जब आप लोन ले रहे हैं, बी वेरी पार्टिकुलर फॉर द पर्पस ऑफ लोन। लोन बैड और गुड नहीं होता है, उसका पर्पस बैड एंड गुड होता है। अगर आपने लोन लिया बहुत सोच समझकर और उस लोन से एसेट जो क्रिएट होने वाला है, वो एसेट अगर कैश फ्लो देने वाला अगर एसेट है, तो फिर ये आपका निर्णय सही कहा जाएगा। परंतु आपने लोन वैसे चीज़ों को लिया जहाँ पैसे ब्लॉक हो गए, जहाँ से कोई जनरेशन नहीं हो रहा फंड का, कैश फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के लोन को अच्छा लोन नहीं कहा जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को देखें, क्योंकि आजकल एक ज़माना था कि लोन लेना बड़ा कठिन होता था, आजकल तो टेलीफोन पर प्रतिदिन 2-4 फ़ोन आते रहते हैं इस लोन के लिए, उस लोन के लिए, तो बड़े सुविधाजनक हो गया है। बट सुविधाजनक के साथ साथ आप इस लोन के ट्रैप में न फंसे, ये बहुत ज़रूरी है समझना और जानना। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से, कोई हेस्टी नहीं कोई चीज़ लेने का, कुछ करने का, दुनिया में कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये चला गया तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत एक एक कदम पर अवेयर होकर के, सोच कर समझ कर आपका कदम उठाएं। और इसी के साथ अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड, ये ज़बरदस्ती लोगों को गुलाम बनाने का कहानी है। लोगों को अपने कहना चाहिए कि अपने ट्रैप में फंसाने की कहानी है। आज के युवा इसको समझ नहीं पाते हैं और क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसे रहते हैं। वो इसलिए कि जब मार्केट में जाते हैं तो पैसा तो लगता नहीं है, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड से जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, दैट इज ए टाइप ऑफ लोन। क्रेडिट कार्ड मीन्स ऑन क्रेडिट यू आर परचेजिंग एनीथिंग। तो जब आप क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि हम कितना पैसा दे रहे हैं, और वही पैसा पॉकेट से निकाल के दें तो समझ में आ रही इतना पैसा चला गया। तो दैट इज इजी गोइंग मनी, इजी कमिंग नहीं, इजी गोइंग मनी। सो अवॉइड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। तो दीज आर दी पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। आप इसको कृपया एक बार 2 बार आप इसको वॉच करें। मेरा विश्वास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभदायक पॉइंट है। आपको इसका अनुसरण ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकता है, ऐसा मेरा आशा है, ऐसी मेरी आशा है। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी है, इंटरेस्टिंग है, तो कृपया इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शेयर करने से
आपकी इंटरेस्ट समझ में आ जाती है। दूसरी बात, दूसरे लोगों को भी इस वीडियो को देखने का, वॉच करने का मौका मिलेगा, वो भी इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू, पुनः दूसरे वीडियो में थैंक यू।